नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू अपने चल रहे थे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो आज का रहेगा गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज की क्लास नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है, ताकि आपके अच्छे से आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे, साथ साथ में मैं व्याख्या के साथ में आपके बात में यहाँ पर बात करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तथा अपन क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में वही टॉपिक लेंगे जो आपके पुराने एग्जाम में 2019 में, 2021 में और 2023 में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो मैंने 120 पेपर में आपके करवा दिए हैं, ठीक है ना। जो आपके एसएससी जीडी के अंदर पुराने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिकों से, वो तो मैंने 120 पेपर में करवा दिए हैं। लेकिन ये आपके नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन पुराने एग्जाम में जो आपके एसएससी से दूसरे कहीं पे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन के साथ में शुरू कर रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, कि उपलब्धि की जानकारी हमें बताओ इसमें मिलती है। तो बताइए, प्रयाग प्रशस्ति में हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर इसका। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा है, किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, कि उपलब्धि जानकारी प्रदान करते हैं। सभी के सभी एक बार जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लोगे तो आपको काफी बार यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सर हाँ बिल्कुल शानदार यहाँ पर है। श्रीगुप्त, ओके श्रीगुप्त दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी और भी दीजिए आंसर। प्रयाग प्रशस्ति नहीं पता? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन ही प्रयाग प्रशस्ति का ही क्वेश्चन पूछा जाता है पहला तो याद रख लेना। देखो, प्रयाग प्रशस्ति है कौन से काल में लिखी गई? तो आप बोलोगे सर गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। किस शासक की जानकारी मिलती है? तो आप बोलोगे सर शासक की जानकारी मिलती है हमें समुद्र गुप्त की। किसकी? तो आप बोलोगे सर समुद्र गुप्त की हमें जानकारी मिलती है। वो किस में मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मिलती है। समझ में आ गया होगा। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना के बारे में अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आप बोलोगे सर इसकी रचना की थी वो हरिसेन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ किसने की थी? तो आप बोलोगे सर हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन था, ठीक है। चलिए, हरिसेन हो गया। अगला अपन बात करें, इसका उत्कीर्ण किसने करवाया, मतलब लिखवाया किसने था? उत्कीर्ण के बारे में आपसे पूछा जाए तो बताओ किसने? तो आप बोलोगे सर उत्कीर्ण करवाया था तिल भट्ट ने। किसने? तिल भट्ट ने है वो उत्कीर्ण करवाया था, ये भी याद रख लेना। उत्कीर्ण करवाया तिल भट्ट ने। रचना की वो यहाँ पर रचना लिखी थी, वो हम बात करें हरिसेन की है। किसकी है? तो आप बोलोगे सर हरिसेन की रचना है। समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर समुद्र गुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन से युद्ध के अंदर समुद्र गुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर समुद्र गुप्त ने 100 युद्ध जीते थे क्या? बिल्कुल 100 युद्ध इसने जीते थे, ठीक है ना। चलिए, अगला अपन बात करें और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पर एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि समुद्र गुप्त ने उत्तर भारत में विजय प्राप्त की थी। कौन से भारत के अंदर? तो आप बोलोगे सर उत्तर भारत के अंदर इसने विजय प्राप्त की थी। उसको किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट करने ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर भारत में विजय प्राप्त की थी, उसको प्रसबोधरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रसबोधरण के नाम से जाना जाता है। प्रसबोधरण के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। कहां पर विजय प्राप्त की थी इसने? तो आप बोलोगे सर दक्षिण भारत में भी इसने विजय प्राप्त की थी। और दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त की थी वो अपन बात करें तो इसको कहा जाता है ग्रहणानु मोक्षानुग्रह। मोक्षानुग्रह, ठीक है। यानी
यहां पर ग्रहण कर लेंगे, यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, यह ग्रहणानु मोक्षानुग्रह हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। परस बोधरण का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। जो भी उत्तर के अंदर जो विजय प्राप्त करेंगे, तो जो भी शासक को हराएगा ना, उसको बताओ क्या कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ये सभी की सभी हमें जानकारी मिलती है, कहां पर मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, इसके अंदर सभी चीजें ये लिखी हुई है। जैसे कि ये प्रयाग प्रशस्ति है, अब इसमें लिखा हुआ है कि देखो गुप्त काल में लिखी हुई है, समुद्रगुप्त में रचना यहाँ पे लिखी हुई है, उत्कीर्ण इसने करवाया, समुद्रगुप्त 1,100 युद्धों का विजेता, उत्तर विजय परसबोधरण कहलाती है और दक्षिण विजय ग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाती है। अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन है वो कौन से वंश से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पूछा है कि हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित है। बताओ जल्दी से इसका आंसर। हर्षवर्धन किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन देता है आंसर सबसे पहले। चंदन सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं और लक्की हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। आंसर वगैरह दिया करो, गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गलत होता है तो अपने को वो नहीं है कि सर बेइज्जती हो जाएगी कुछ ऐसा। गलत होएगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि अपन को ऐसा क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है और उसके बाद में अपन ने गलत कर दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुष्यभूति वंश, बिल्कुल सही है, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है, तो आप बोले सर पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बोले सर पुष्यभूति वंश का संस्थापक खुद कौन है, पुष्यभूति है। कौन हो जाएगा, पुष्यभूति। इस वंश का संस्थापक के बारे में अपन बात करें, वर्धन वंश। कौन सा वंश है, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति खुद इसका संस्थापक है, एक तो ये याद कर लेना, ठीक है। पुष्यभूति हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं अपन हर्षवर्धन के बारे में। किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन है, एक तो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो उपाधि थी वो थी शिलादित्य की उपाधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन से शासक की शिलादित्य की उपाधि थी। शिलादित्य की उपाधि बताइए किसकी, तो आप बोलोगे सर शिलादित्य की उपाधि है वो हर्षवर्धन की उपाधि है। इसने बताओ अपनी राजधानी कौन सी थी, इसकी थानेश्वर राजधानी थी। और थानेश्वर से स्थानांतरित करके इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। तो बताइए पहले राजधानी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर थानेश्वर इसकी राजधानी थी। थानेश्वर से स्थानांतरित किया और कहां पे बनाया, कन्नौज में बनाया। कहां पर बनाता है ये, कन्नौज में इसने राजधानी बनाई थी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके और बात करें, यहां पर हर्षवर्धन के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में अपन और देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो इसने एक गौड़ शासक था शशांक, क्या था, तो बोले सर शशांक था, शैव धर्म का अनुयायी था, इसको हराया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में गौड़ शासक कौन था। गौड़ एक यहां पर प्रांत थी, उसमें हम बात करें शैव शासक था। और इस शैव शासक का नाम पूछा जाता है काफी बार, शशांक नाम था। क्या नाम था, तो बोले सर शैव शासक शशांक के बारे में अपन बात करें, शशांक, इसको इसने हराया था। इसको हराया था शशांक को हर्षवर्धन ने। अच्छा हर्षवर्धन है वो कहां पे जाता है, तो आप बोलोगे सर नर्मदा नदी तक जाता है। कहां तक जाता है, नर्मदा नदी तक। और नर्मदा नदी के पास में इसका सामना होता है, वो होता है पुलकेशियन द्वितीय से। किससे, पुलकेशियन सेकंड से इसका सामना होता है हर्षवर्धन का। नर्मदा नदी के तट पर होता है। पुलकेशियन ने क्या किया, इस हर्षवर्धन को हरा दिया था। इस हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। यह इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किसने हर्षवर्धन को हराया, पुलकेशियन द्वितीय को। पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। यह जानकारी हमें मिलती है एहोल प्रशस्ति के अंदर। किसमें मिलती है हमें, तो एहोल प्रशस्ति के अंदर हमें यह जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट करना, एहोल प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि हर्ष का हर्ष धूल में मिल गया। हर्ष का हर्ष धूल में मिल गया, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर धूल में मिल जाता है। पूरे भारत में, उत्तरी पूरा भारत है वो जीत लेता है, लेकिन बात आती है दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत में ये नर्मदा नदी तक पहुंचता है, सामना होता है इसका पुलकेशियन द्वितीय से, और पुलकेशियन द्वितीय इसको हरा देता है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। जितने भी जुड़े हैं आंसर वगैरह सभी के सभी दिया करो। पुलकेशियन बिल्कुल ठीक है, चंदन का आंसर, लक्की का आंसर, ठीक है। चलिए सभी का सभी एक बार जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। वीडियो को शेयर कर दिया करो, आप कोशिश किया करो अधिक से अधिक शेयर करके, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक वगैरह किया करो, ठीक है ना। चलिए ओके, हैंसांग दे रहे हैं, हैंसांग, ठीक है। चलिए हैंसांग कहां पर है इसमें, जुआन जांग, ठीक है।
चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए आपका सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के काल में, तो आप बोलोगे सर ये आपने रटा रखा है हमें कि है हर्षवर्धन और है हेनसांग हो जाएगा, ये तो हमने रट रखा है कि है हर्षवर्धन। कौन सा? तो आप बोलोगे सर है हर्षवर्धन और है हेनसांग हो जाएगा, बस इसी को कनेक्ट करना था। आंसर नंबर सभी का हेनसांग बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं हेनसांग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। केवल इतना सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपके जीडी के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो जीडी के अंदर आए हुए भी आपके। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा सा हेनसांग का और देख लेते हैं कि हेनसांग कब आता है। तो आप बोलोगे सर ये आता है 629 से 645 ईस्वी के अंदर आता है, ठीक है। 629 से 645 ईस्वी के आसपास में आता है। अच्छा, हेनसांग की पुस्तक के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसकी पुस्तक कौन सी है, इसकी पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ इसकी हेनसांग की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसकी पुस्तक है वो CU की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? CU की पुस्तक है, ठीक है। सीयू की पुस्तक किसकी? तो आप बोलोगे सर हेनसांग की है। एक तो ये याद रख लेना, ठीक है। कहां से आता है ये? तो ये आपके आता है चीन से आता है। कहां से आता है? चीन से आता है। एक ये याद रखना, चीन से कौन आता है? तो आप बोलोगे सर हेनसांग आया था। कहां पे आता है? तो आप बोलोगे सर ये आता है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए। किसके लिए? नालंदा के अंदर आता है पढ़ने के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हेनसांग आया। हर्षवर्धन के काल में चीन से आता है। सीयू की पुस्तक लिखी 629 से 645 ईस्वी के अंदर ये आता है, ठीक है। अगला अपन बात करें, इसने जैसे जैसे यहां पर वर्ग देखे ना, वैसे वैसे इसने क्या किया? तो आप बोलोगे सर वर्गों को बता दिया कि जैसे कर्सी करने वाला वर्ग, तो इसने शूद्रों को, किसको? तो आप बोलोगे सर शूद्रों को इसने कर्षक वर्ग कहा। कौन सा वर्ग कहा? तो कर्षक वर्ग कहा था। किसने कहा था? हेनसांग ने कहा था। किसने कहा था? हेनसांग ने कहा था। और बात करें इसी के बारे में, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है आजकल, एक क्वेश्चन में ट्रेंड में चल रहा है कि हेनसांग वो कौन सी शाखा से संबंधित था। कौन सी शाखा से था? तो बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा है। कितनी शाखा है? तो आप बोलोगे सर 2 शाखा है, बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा। तो ये कौन सी शाखा से था? ये महायान शाखा से था। कौन सी शाखा से था? महायान शाखा का संरक्षक था। महायान शाखा का संरक्षक था। ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में काफी बार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। वर्तमान वाले एग्जाम में ये पूछा है कि बताइए बौद्ध धर्म से, कौन से बौद्ध धर्म से? तो सबको पता है कि ये हेनसांग बौद्ध धर्म से था, ठीक है, लेकिन कौन सी शाखा से था? तो आप बोलोगे सर महायान शाखा से संबंधित था, ठीक है। और क्या कहा हेनसांग ने? हेनसांग ने कहा कि हर्षवर्धन के काल के अंदर कुछ कर लिए जाते थे, जैसे कि हिरण्य कर। कौन सा कर? तो आप बोलोगे सर हिरण्य कर लिया जाता था। अच्छा, हिरण्य कर कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर इसमें नकद दिया जाना चाहता। क्या दिया जाता था? तो नकद दिया जाता था। और कौन सा कर लिया जाता था? तो आप बोलोगे सर एक कर लिया जाता था, भाग कर। कौन सा कर? तो आप बोलोगे सर भाग, यानी ये आपकी भूमि है, इसका इतना भाग है, आधा भाग है, इस भाग को बताओ क्या, इतने भाग का जो भी उपज हो रही है वो सीधा के सीधा शासक को दिया जाए। ये सभी की सभी हेनसांग बताता है। बोलो समझ में आया इतना? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। फाहियान किसके दरबार में आता है? तो आप बोलोगे सर फाहियान के बारे में अपन बात करें, जिसकी पुस्तक है फोको की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? फोको की पुस्तक है। और ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीज गणित के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में आपको बताना है। सिया का आंसर बिल्कुल ठीक है, भोले के भगत का आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। चलिए बाकी भी जितने भी जुड़े हैं, मोंती कुमारी का भी आंसर बिल्कुल सही था। जितने भी जुड़े आंसर वगैरह दिया करो, ठीक है ना। आंसर दोगे तभी थोड़ा समझ में आएगा आपको। गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो कोई गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए उस महान व्यक्ति का नाम बताना आपको जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर बीजगणित के अंदर। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ब्रह्मगुप्त नहीं, ब्रह्मगुप्त तो हम बात करें, ब्रह्मगुप्त नहीं थे बीजगणित के अंदर, नहीं थे ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना। ब्रह्म स्फुट सिद्धांति का इनकी पुस्तक थी। चरक आप बोलोगे सर चिकित्सक थे। चरक क्या थे? तो आप बोलोगे सर आयुर्वेद के चिकित्सक थे, ठीक है ना। तो आयुर्वेद से संबंधित है ये तो, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था बीजगणित के बारे में, और बीजगणित के बारे में कहा था वो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट। चलो थोड़ी सी आर्यभट्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में अपन बात करें, तो आर्यभट्ट ने कहा था, एक तो देखो आर्यभट्ट की 2-3 चीजें याद रखना। एक तो इसने कहा था सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? डी आंसर बिल्कुल सही है, सोचने की जरूरी नहीं थी। आर्यभट्ट है वो बीजगणित से संबंधित है, एक तो ये याद रख लो, ठीक है। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया। कौन सा मंडल? तो आप बोलोगे सर सौर मंडल। सौर मंडल की जानकारी दी, और इसने ये कहा कि जो केंद्र है ना, वो उस केंद्र के अंदर सूर्य है। इस केंद्र के अंदर क्या है? तो आप बोलोगे सर केंद्र के अंदर सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? तो आप बोलोगे सर सभी ग्रह लगाते
लगाते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह कहा था किसने? तो अब सर आर्यभट्ट ने। तो सोचिए आज से कितने समय पहले गुप्त काल के अंदर इन्होंने यह कह दिया था कि केंद्र के अंदर सूर्य है, चारों ओर चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, और इसका एक उपग्रह है। इसका एक क्या है? तो अब सर इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। यह सब कुछ बता दिया था किसने? आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? तो अब सर आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट ने और क्या कहा? तो अब सर इसी ने पाई का मान दिया था। किसका मान दिया? तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 3.14। कितना? 3.14। इसी ने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया। किसका? तो अब सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ, जो भी मैथ के पढ़ते हैं तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। इसी के बारे में अपन बात करें तो इसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यह एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि बताइए सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? सूर्य सिद्धांतिका के बारे में अपन बात करें तो सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक है, ये किसकी है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ये भी है एक पुस्तक, वो तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सर आर्यभट्ट ये पुस्तक भी तो आर्यभट्ट की है, बिल्कुल है। लेकिन सूर्य सिद्धांतिका के बारे में अपन बात करते हैं तो सूर्य सिद्धांतिका के अंदर आपको मिलेगी ये बीज गणित मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, त्रिकोण मिति मिलती है। क्या मिलती है? तो आप बोलिए सर त्रिकोण मिति है, इसका उल्लेख मिलता है यहां पर। त्रिकोण मिति है वो आपके किस में मिलेगी? सूर्य सिद्धांतिका के अंदर। किसमें? सूर्य सिद्धांतिका के अंदर। ओके, समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी डिटेल रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिल जाएगी इसमें क्वेश्चनों के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट है वो कौन से दरबार के यहां पर दरबारी कवि थे, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए, ठीक है ना। भोले के भगत का आंसर, सिया का आंसर, ओके, और लक्की का आंसर, ठीक है, भोले के भगत का, जैनिस का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, इसके बारे में आपसे पूछा है। जल्दी बताइए इसका आंसर। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इनमें से आपको बताना है। ए चंद्रगुप्त का, ठीक है, चलिए, और बाकी भी हर्षवर्धन, बिल्कुल ठीक है, चलिए। मोंती कुमारी का आंसर सबसे पहले था, ओके, और बोले के भगत का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। हर्षवर्धन के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही था, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। थानेश्वर से इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। किसको? तो सर कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था। इसके दरबार में कौन था? तो सर इसके दरबार में था बाणभट्ट था। कौन था? तो सर बाणभट्ट, जिसकी रचना कौन सी है? बाणभट्ट की रचना के बारे में अपन बात करें, हर्षचरित रचना है। कौन सी रचना है? हर्षचरित। वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हर्षचरित रचना किसकी रचना है? तो आप लोग सर बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की और भी कोई रचना है क्या? तो बाणभट्ट की एक रचना और है जिसका नाम हो जाएगा कादंबरी। जिसका नाम क्या बताइए? तो आप बोलिए सर कादंबरी रचना है, ठीक है ना। तो कादंबरी और हर्षचरित रचना किसकी है? तो ये बाणभट्ट की रचना हो जाएगी। बाणभट्ट के दरबार में एक और था, उसके बारे में अपन बात करें, जिसका नाम था मयूर। जिसका क्या नाम था? मयूर नाम था, जिसकी पुस्तक का नाम है सूर्य शतक। तो आप बोलिए सर इसके दरबार में एक और रहता था, नाम था इसका मयूर नाम था। क्या नाम था? मयूर, यानी मोर, है ना। तो मोर रहता था, और मोर ही बताओ कहां पर देखता था? तो सूर्य की ओर देखता होगा, तो सूर्य शतक लिखा था। क्या लिखा था इसने? सूर्य शतक। इसकी रचना बताओ कौन सी? तो आप बोलिए सर सूर्य शतक रचना है, ये आपके मयूर की रचना है। तो आप बोलिए सर हर्षवर्धन ने खुद ने भी तो कोई रचना लिखी होगी जो इंपॉर्टेंट है। ये खुद एक रचनाकार था, इसने भी एक रचना लिखी, 2-3 रचना लिखी थी, जिसके बारे में अपन बात करें। एक तो रत्नावली, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली के बारे में अपन बात करें तो हर्षवर्धन की खुद की रचना है। प्रिय दर्शिका। कौन सी दर्शिका? तो आप बोलिए सर प्रिय दर्शिका, ठीक है ना। तो बताइए कौन सी दर्शिका है ये? तो आप बोलिए सर प्रिय दर्शिका। किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना हो जाएगी। और एक और रचना है, उसके बारे में अपन बात करें तो नागानंदन। कौन सी नंदन है? नागानंदन हो जाएगी, ठीक है ना। तो नागानंदन है, ये आपके नंदन रचना, ये किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के साथ में जो व्याख्या बता रहा हूं उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। आपके साथ में जीडी के लिए तो आपके ये क्लास चल ही रही है, ठीक है ना। चलिए, तो दरबारी कवि याद रख लेना, दरबारी कवि बाणभट्ट था, बाणभट्ट की रचना याद रखना। हर्षवर्धन कादंबरी है, मयूर की सूर्य शतक है, और इसकी रत्नावली प्रियदर्शिका और नागा नंदन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे? भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से इनमें से कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, लक्की का, एस के भाटी का, चंदन सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नवरत्न के बारे में आपको बताना है। चंद्रगुप्त के 9 रत्न कौन कौन से थे, उनके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर।
बताइए जल्दी से इसका आंसर। अच्छा में ए आंसर, में ए वराहमीर, ठीक है चलिए। अच्छा में डी आंसर ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त तो नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय याद तो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है, तो आप लोग सर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विक्रमादित्य कहा जाता है इसको, ठीक है। और क्या, तो आप लोग सर इसने शकों का सर्वनाश किया। किसका सर्वनाश किया? शकों का सर्वनाश किया, इसीलिए इसको सकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकारी कहा जाता है। ठीक है, शकों का सर्वनाश करने पर इसको सकारी कहा जाता है। प्रभावती इसकी क्या थी, तो आप सर पुत्री थी। प्रभावती के बारे में अपन बात करें तो प्रभावती थी, वो इसकी क्या थी, तो आप सर पुत्री थी। एक ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है प्रभावती किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ठीक है, इसके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें से एक कौन था, वराहमीर था। ठीक है, कौन कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं। देखो कालिदास था, कौन था, तो आप सर कालिदास था एक तो। एक अपन बात करें वराहमीर था, कौन था, वराहमीर। एक अपन बात करें सपणक के बारे में, सपणक, ठीक है, सपणक था। एक हम देखें तो शंकु था, कौन था, शंकु। ठीक है, और अपन बात करें वरामीर हो गया, सपनक हो गया, ओके। ठीक है, अमर सिंह था, अमर सिंह कौन हो गया, तो अब सर अमर सिंह हो गया। ठीक है, और चर्चा कर लेते हैं धनवंतरी के बारे में, धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी ये भी बताओ किसका, तो अब सर किसके दरबार में था, तो अब सर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के अंदर ये शामिल था। ठीक है, चलिए और बात करें यहां पर, तो विक्रम और वेताल यानी वेताल भट्ट था, कौन था, तो अब सर वेताल भट्ट था। ठीक है ना, वेताल भट्ट था। ठीक है, तो कितने हो गए, तो कालिदास, वरामीर, सपनक, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी, वेताल भट्ट। दो और रह गए होंगे, तो वरुचि और घटपर्णक। कौन से हो गए, वरुचि और घटपर्णक हो गए। वरुचि के बारे में अपन बात करें, और एक है वो आपका घट पर्णक हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, तो बताइए, तीन, तीन छह और तीन नौ हो गए टोटल। ठीक है, तो ये नौ रत्न थे, नौ रत्न याद रख लेना। कालिदास, वराहमीर, सपनक, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी, वेताल भट्ट, वरुचि और आपके घट पर्णक, ये सभी सभी क्या थे, तो आप सर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर नवरत्न के अंदर ये शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कहाँ से हो सर? जयपुर से है ना, जयपुर से है। मोहिनी, ओके। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए, और जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना, पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए। एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं आपके, तो थोड़ा सा आप भी इस चीज को देखो और अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी आंसर दे रहे हैं समुद्रगुप्त। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो सभी का आंसर भी आना चाहिए था इसमें। भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो आप लोग सर भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था ये, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अगला अपन बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में अभी हमने बात कर ही ली थी, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति है वो, इसकी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, याद रख लेना। ठीक है, अच्छा स्कंदगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? स्कंदगुप्त की कोई उपाधि है क्या? तो स्कंदगुप्त की उपाधि के बारे में कर्मादित्य के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलिए सर इसको जाना जाता है कर्मादित्य के नाम से, कर्मादित्य के नाम से। ठीक है, अगला अपन बात करें चंद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम है ये, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे तो इन्होंने पहली बार महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज धीराज की उपाधि। ठीक है ना, महाराज धीराज की उपाधि। ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बारे में अपन बात करें तो कुमारगुप्त की है एक तो शक्रादित्य की उपाधि और एक महेंद्रादित्य की उपाधि है। ठीक है, तो बताओ किस किस की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कुमारगुप्त की उपाधियां पूछी हुई है काफी बार। तो ये शक्रादित्य की उपाधि है। किसकी? तो आप बोलिए सर शक्रादित्य। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सकारी की उपाधि। किसकी? सकारी। सकारी किसे कहा गया? तो आप बोलिए सर चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक्रादित्य किसे कहा गया? कुमारगुप्त को कहा गया। किसको? कुमारगुप्त को। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसी को कहा जाता है महेंद्रादित्य के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य है, ये भी किसे कहा जाता है? तो महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को महाराज धीराज की उपाधि है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी और विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी करती है? मेघदूत के बारे में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। मेघदूत के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
मेघदूत के बारे में पूछा है, काव्य है, ठीक है ना। अच्छा, ये एग्जाम में देखो, आजकल एग्जाम में क्या पूछने लग गए, सबको पता है कि सर ये काव्य, एक तो याद रखना, देखो मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, या एग्जामिनर ने क्या लिखा है, काव्य लिखा है, ना कि आपसे यहाँ पर नाटक लिखा, ना कोई यहाँ पर अर्ध नाटक लिखा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछने लग गया, आजकल पूछने लग गया, बताओ मेघदूत क्या है, तो मेघदूत एक नाटक है, काव्य है, अर्ध नाटक है, क्या है ये, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये काव्य है, क्या है, काव्य। और कौन कौन से काव्य हैं उनके बारे में अपन बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, ये काव्य, अर्ध काव्य कह सकते हैं इनको। तो मेघदूत के बारे में अपन बात करें, मेघदूत है वो कालिदास की रचना है, बिल्कुल सभी का सही आंसर, ओके। तो कालिदास की, किसकी, कालिदास की। कौन कौन से काव्य हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो कालिदास के अन्य कौन कौन से काव्य, रघुवंशम, कुमार संभव और ऋतु सहार, याद रख लेना। कौन कौन से याद रखने आपको, तो आप बोले सर रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, ऋतु सहार, ऋतु सहार, मेघदूत, मेघदूत हो जाएगा। कालिदास के काव्य इंपॉर्टेंट है, कालिदास के काव्य, ठीक है ना। तो रघुवंशम हो गया, ऋतुसार हो गया, मेघदूत हो गया, और एक और याद रखना, कुमार संभव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुमार संभव, ठीक है। ये तो थे काव्य के बारे में, ये काव्य और अर्ध काव्य के अंदर थे, ठीक है। अब पूछा जाता है इस कालिदास के नाटकों के बारे में कि बताइए कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनके नाटक कौन कौन से हैं उनके बारे में, तथा इन नाटक में किसका उल्लेख है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बताइए सबसे पहला नाटक कौन सा कालिदास का, विक्रमोर्वशीयम। कौन सा है, विक्रमोर्वशीयम। अब ये एग्जाम में आपके पूछा था, अभी जीडी के अंदर आपका जो मैंने 2021 वाला पेपर करवा रहा था उसमें यह पूछा था कि बताओ विक्रमोर्वशीयम के अंदर, विक्रमोर्वशीयम के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तभी मैं आपको पहले कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आपके 2021 जीडी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैंने पेपर करवा दिया आपके 120, तो मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आए थे यहां से। तो ये क्वेश्चन बताऊं तो विक्रमोर्वशीयम 2021 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा था, और इसमें किसकी जानकारी मिलती है ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप बोलोगे सर इसमें पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है, किसकी कहानी है, तो आप बोलोगे सर पुरूरवा की, किसकी है, पुरूरवा की, और उर्वशी की कहानी है, किसकी कहानी है, उर्वशी की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करना, यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन से नाटक के अंदर पुरूरवा और उर्वशी की कहानी मिलती है, विक्रमोर्वशीयम के अंदर मिलती है, किसमें मिलती है, विक्रमोर्वशीयम के अंदर मिलती है, ठीक है। चलिए, और कौन सा नाटक है, तो ये तो एक नंबर हो गया। नंबर 2 अपना बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये भी बताओ किसका है, तो ये भी आपके कालिदास का हो गया, किसका है, कालिदास का है। इसमें क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें अग्निमित्रम और मालविका की दोनों की प्रेम कहानी है, इसकी किसकी कहानी है, तो आप बोलोगे सर मालविका की और अग्निमित्रम की दोनों की क्या है, इसमें प्रेम कहानियां दी हुई है। एक और बात कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी इंपॉर्टेंट करना यहां से, क्योंकि इसमें तो कनेक्ट हो जाएगा आपका मालविका और अभी 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 यहां पर अग्निमित्रम का, इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर पुरूरवा और उर्वशी की है। और नेक्स्ट अगला अपन बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, यह भी किसकी रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, बताइए किसकी रचना, तो आप बोलोगे सर ये भी कालिदास की रचना है, किसकी, कालिदास का ये नाटक है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला, कौन का, तो आप बोलोगे सर दुष्यंत का और शकुंतला का इसमें हमें क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। तो राजा कौन था, तो राजा तो था दुष्यंत, राजा कौन था, तो आप बोलोगे सर दुष्यंत था। और अपन बात करें राजा तो था दुष्यंत, और जो रानी थी उसके बारे में अपन बात करें उसका नाम था शकुंतला, उसका क्या नाम था, शकुंतला था, ठीक है। तो इन दोनों की हमें उल्लेख मिलता है, वो किसमें मिलता है, तो आप बोलोगे सर दुष्यंत और शकुंतला का उल्लेख मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर, किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। समझ में तो आ रहा है, जो व्याख्या वगैरह बता रहा हूं सभी को समझ में तो आ रही है ना, ये बताइए एक बार। सी आंसर, ओके, सी आंसर गुप्तकाल चौथी शताब्दी, गुप्तकाल चौथी शताब्दी, बिल्कुल। चलिए सभी का आंसर आप सभी को पता भी होगा कि सर गुप्तकाल पढ़ रहे हैं तो ये तो आंसर, लेकिन एग्जाम में वहां पर थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक है ना। तो याद रख लेना श्रवणकाल क्या, तो आप बोलोगे सर स्थापत्य कला के अंदर है, किसमें है ये, स्थापत्य कला के अंदर है, ठीक है ना। स्थापत्य कला के अंदर श्रवणकाल, यानी सबसे ज्यादा मंदिर वगैरह देखोगे तो वो बने थे श्रवणकाल स्थापत्य कला का गुप्त काल का है, कौन सा काल का, गुप्त काल का। अच्छा गुप्त काल में कैसे मंदिर बने थे, तो गुप्त काल में बने वो पंचायतन
पंचायतन शैली के अंदर बने। कौन सी शैली के अंदर? पंचायतन शैली में। तो आप बोलोगे सर पंचायतन शैली कौन सी होती है? पंचायतन शैली जैसे कि ये अपना मंदिर है, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर मंदिर। अब यहाँ पे मुख्य, यहाँ पर एक मूर्ति होती है, क्या होती है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुख्य मूर्ति होती है, यहाँ पे भी एक मूर्ति होगी, 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 5 मूर्तियां रहती है चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें चारों ओर, और यहाँ पर हम बात करें एक बीच में मूर्ति होती है, ये शैली कहलाती है। बताओ क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे सर ये शैली कहलाती है पंचायतन शैली। और यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो गुप्त काल के अंदर होता है। कौन से काल के अंदर? गुप्त काल में। तो आप बोलोगे सर कोई मंदिर भी नाम बता दो हमें एक दो के, ताकि हमें पता रहे कौन से गुप्त काल के अंदर बने हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दशावतार का मंदिर, कौन सा? तो आप बोलोगे सर दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है बताइए? दशावतार। दशावतार मंदिर कहां पर है? तो दशावतार मंदिर है देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है? ये झांसी के अंदर है। कहां पर है? झांसी, उत्तर प्रदेश, ऊपी के अंदर है। कहां पर? ऊपी के अंदर है, ठीक है। चलिए और बात करें और कौन कौन से गुप्त काल के अंदर मंदिर बने उनके बारे में। तो आप बोलोगे सर एक भूमरा का शिव मंदिर है और एक तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये दोनों पूछे जाते हैं यहां से एग्जाम में। भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है ना। भूमरा का कौन सा मंदिर है? तो आप बोलोगे सर शिव मंदिर है, और तिगवा का विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर है, तिगवा का मंदिर है, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है तिगवा का विष्णु मंदिर। और बुमरा का है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसके बारे में आपको बताना है। नालंदा के बारे में पूछा है कि भाई नालंदा की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त काल से देखो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू इंपोर्टेंट है, एक एक देखते जाओगे तो सभी के साथ में बराबर चलते जाओगे, और ऐसे सोचोगे हम तो बाद में देखेंगे, एक साथ देखेंगे 20 घंटे की क्लासें, ठीक है। तो वो तो फिर आज देख पाओगे कल देख पाओगे आप, ठीक है। तो कोशिश किया करो, कोशिश करो, 7 की 7 क्लास 11 बजे होती है, तो 12 बजे कंप्लीट हो जाएगी आपकी क्लास, तो 1 घंटा कुछ भी नहीं लगेगा आपको, और 1 घंटे के अंदर आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। ओके आंसर कुमार गुप्त, कुमार गुप्त बिल्कुल ठीक है, कुमार गुप्त 415 बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है, कुमार गुप्त ने किया था। किसने? तो आप सर कुमार गुप्त। थोड़ा सा चर्चा करते हैं कुमार गुप्त के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। एक तो याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक शिलालेख किसके हैं, गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक अभिलेख शिलालेख मिले हैं वो किसके मिले हैं, ये याद रख लेना। अभिलेख के बारे में आपसे पूछा जाए ना कि अभिलेख बताओ सर्वाधिक किसके मिले, कुमार गुप्त के मिले हैं। किसके? कुमार गुप्त के। सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके मिले हैं, सोने के सिक्के सर्वाधिक मिले हैं वो भी किसके? कुमार गुप्त के मिले हैं। भरतपुर राजस्थान से सर्वाधिक मिले हैं, भरतपुर राजस्थान से अपन बात करें तो सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं इस कुमार गुप्त के। किसके? कुमार गुप्त के मिले हैं, ठीक है। ये याद रख लेना। कुमार गुप्त है वो बताओ क्या? तो आप बोले सर कार्तिकेय का। किसका? तो आप बोले सर कार्तिकेय है, इसका अनुयायी था, कार्तिकेय का अनुयायी था। अब बताओ कार्तिकेय किसमें किसमें रहते हैं? तो आप बोले सर मोर पर बैठे रहते हैं। किस पर? मोर पर। तो इसने अपने सिक्कों पर, कुमार गुप्त ने अपने सिक्कों पर बताओ किसका अंकन करवाया? तो सिक्कों पर अंकन करवाया मयूर का। किसका? मयूर का अंकन। यह इंपॉर्टेंट है, बस यही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है यहां से कि बताइए किस शासक ने सिक्कों पर, गुप्त काल में किस शासक ने सिक्कों पर मयूर का अंकन करवाया? तो आप बोलोगे सर ये कार्तिकेय का अनुयायी था, इसलिए इसने मयूर के सिक्कों पर यहां पर मयूर का अंकन करवाया था। समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उपाधि बताई थी, कौन सी? तो आप बोलोगे सर सक्रादित्य की और महेंद्रादित्य की इसकी उपाधि है। कौन सी उपाधि हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर सक्रादित्य की उपाधि और महेंद्रादित्य की उपाधि है। कौन सी उपाधि हो जाएगी? महेंद्रादित्य की उपाधि है। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश की राजधानी के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गुप्त वंश की राजधानी पूछी है ना, गुप्त वंश की राजधानी इनमें से कौन सी है, यह आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। ओके विद्या भारती का बी आंसर था, ठीक है। अनीश कुमार का आंसर, चंदन का आंसर, जेनिस का आंसर बी आंसर, कौशल थी, ठीक है। चलिए और बाकी भी देखते हैं कौन देता है आंसर। सभी के सभी आंसर दिया करो, ठीक है ना। आंसर वगैरह सभी दिया करो, जल्दी से बताओ थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो फिर मैं लास्ट में आपको सीधा आंसर ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी से आंसर दिया करो। कौशल, कौशल, सभी का कौशल आ रहा है। ये गुप्त वंश की राजधानी कौशल थी,
क्या बात कर रहे हो? मगध साम्राज्य की राजधानी आप सभी को पता है, जब पता होनी चाहिए कि सर मगध साम्राज्य की राजधानी उस समय मौर्य काल से चलती आ रही है, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी तो आप दिमाग लगा रहे क्यों रहे हो? ठीक है, नहीं बदलेगी राजधानी, है ना, नहीं बदलेगी राजधानी। आप जब कल भी आप पढ़ के आए हो मौर्य काल से कि मौर्य काल से राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बसाया? उदयन ने बसाया। किसने? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने बसाया था, तो बताओ पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य काल में यही राजधानी थी, उदयन ने बसाया था। और अपन बात करें इसके बाद में तो अब सर गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी रही थी। ठीक है ना, ए आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। ओके, चलिए और बात करते हैं। तो अब सर ये बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो भाई बिल्कुल होता है, बाद में परिवर्तन होती है, दूसरी राजधानी बनती है, वो उज्जैन बनती है। कौन सी बनती है? तो अब सर इसी पाटलिपुत्र के बाद में दूसरी जो गुप्तों की राजधानी बनी है ना, वो बनी थी कौन सी? उज्जैन बनी थी। कौन सी बनी थी? उज्जैन बनी थी। ठीक है ना, उज्जैन, उज्जैनी। कौन सी? उज्जैनी बनी थी। अच्छा, किसने बनाई? तो अब सर ये चंद्रगुप्त सी द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य, जिसके दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। जिसके दरबार में कौन थे? नवरत्न, जिसकी बेटी का नाम था प्रभावती। कौन थी? प्रभावती। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। कोई बात नहीं, गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो आंसर दिया करो, जितने भी जुड़े हैं आंसर दिया करो, ताकि गलत होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखो प्रैक्टिस करने के लिए आते हो, सब कुछ आता तो यहाँ पे नहीं आते, पहली बात तो। ठीक है, और सब कुछ आ भी रहा है तो आप यहाँ पर रिवाइज करने के लिए आ रहे हो, और रिवाइज कर रहे हो तो गलती हो रही है तो ऐसे मान के चलिए वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो पूछ रहा है आपसे कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के बारे में बताना है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बी आंसर समुद्रगुप्त दे रहे हैं। ठीक है, ए आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय दे रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी सभी का आंसर आ रहा है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं। ए आंसर दे रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गजब। अरे गुप्त वंश का संस्थापक ही पूछा है, वास्तविक संस्थापक संस्थापक पूछा है ना, ऐसे क्या ही कर रहे हो इसमें, तो बताइए जल्दी से। ठीक है, इतने लोगों का गलतियां हैं। श्रीगुप्त, चलिए लक्की का आंसर बिल्कुल काफी देर बाद में आया, लेकिन सही आंसर था श्रीगुप्त। इसमें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाने की जरूरी कहाँ थी? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन को याद रखना है, आज के बाद में याद रखना, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो है श्रीगुप्त है। कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। इसका शासनकाल हमें मिलता है 240 से 280, 240 ईस्वी से लगा के 280 ईस्वी तक है। ठीक है, इसी श्रीगुप्त के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि प्रभावती का एक यहां पर हम बात करें ताम्र पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? तो बोले सर ताम्र पत्थर मिलता है। उस ताम्र पत्थर में इस श्रीगुप्त को कहा गया है संस्थापक, कहा गया है आदि पुरुष कहा गया है। कौन सा पुरुष कहा गया है? तो आप बोले सर आदि पुरुष। और आदि पुरुष होता है वही तो क्या होता है? तो आप बोले सर आदि पुरुष यानी सबसे पहला जो पुरुष था गुप्तों का, वही तो बात कर रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये तो आप बता दोगे, अब तो बता ही दोगे इसमें, है ना, कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था गुप्त काल के अंदर, बताओ किसने। देखते हैं, तब तक थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं आपके। ओके, शिया कुमार गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अपन प्रैक्टिस करने के लिए है यहाँ पर। ठीक है, गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो बताइए इसका आंसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट होता, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट तभी तो नहीं दिया था ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट होता। आप बोलोगे सर यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट होता, तो भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट होता तो वास्तविक संस्थापक फर्स्ट को मानते, फर्स्ट होता तो मानते। ठीक है, जब ऑप्शन में नहीं दे रखा तो वास्तविक संस्थापक कौन मानोगे आप? श्रीगुप्त ही मानोगे। ठीक है, जब श्रीगुप्त नहीं होगा उसमें, ये भी याद रख लेना, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं देगा, ये दोनों दोनों एक साथ में देगा तो फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? भारत का भ्रमण किया, इसके बारे में आपसे पूछा है। फायान, बिल्कुल ठीक है, चलिए फायान का आंसर, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आपका आंसर सही है। किसके दरबार में आता है? तो अब सर ये आया था चंद्रगुप्त के, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पुस्तक लिखी थी इसने, फोको की नामक पुस्तक, फोको की नामक पुस्तक लिखी।
किसके लिए आया था? तो आप लोग सर बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, बौद्ध धर्म को शिक्षा लेने के लिए आता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। और अपन बात करें इसके बारे में तो इसने क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की उल्लेख किया था क्या? तो इसने सी जी सेकेंड का, किसका? सी जी सेकेंड का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका उल्लेख ही नहीं किया। इसने क्या किया? तो आप लोग सर उल्लेख नहीं किया है, ठीक है ना, इसने उल्लेख नहीं किया। तो पता नहीं उल्लेख क्यों नहीं किया कि भाई यहाँ का शासक, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो इसने कोई भी उल्लेख नहीं किया इसका कि भाई कोई शासक भी है क्या। चलिए और बात करें फाहियान के बारे में। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ फाहियान वापस कहां से चला गया, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। कौन सा? तो आप लोग सर ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ये कौन सा बंदरगाह है? तो आप लोग सर ये बंदरगाह है आपके, बंदरगाह ताम्रलिप्ति। यहां से ये वापस चीन की ओर चला जाता है। कहां पे चला जाता है? वापस चीन की ओर चला जाता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो बताइए कहां पे सीखा था? चीनी यात्री इत्सिंग है वो कहां पे आता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। न्यूज में बता रहे हैं, अच्छा न्यूज में बता रहे हैं। देखो अभी तो फिलहाल आपके वैसे तो क्वेश्चन देखो मान के चलिए 33 जिले हैं वहां से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है तो। नए जिलों से आपके कुछ भी बहुत बहुत कम फर्क पड़ेगा आपके, इतना कोई बहुत ज्यादा, इतनी डीपली के अंदर बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके कि भाई 50 जिले बन गए या 33 जिलों के अंदर, ठीक है। और एग्जामिनर सीधे जिलों से क्वेश्चन भी कम ही पूछता है कि भाई ये बताओ, ठीक है, आपके कला संस्कृति के अंदर उसमें थोड़े से कोई कहीं पे दिक्कत आएगी। बाकी न्यूज में जो बता रहे हैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा भाई। पहले तो अपन कैसे बता सकते हैं, ठीक है, न्यूज में तो कुछ भी चलाते रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा चला रखे थे कि सर मुख्यमंत्री ये रहेंगे और पता नहीं मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये सभी को पता है ना। इस तरीके से न्यूज वाले ज्यादा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। यदि आपको कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो 50 जिले पढ़ा रखे हैं तो 50 ही पढ़िए ना, 50 पढ़ा रखे हैं तो 50 ही पढ़िए, ठीक है। चलिए सी आंसर दे रहे हैं। ओके, चीनी यात्री इत्सिंग कहां पे आता है? सभी नालंदा पाटलिपुत्र। चलिए तो बाकी इत्सिंग के बारे में अपन बात करें, एक तो देखो इत्सिंग है चीनी यात्री था, ठीक है, कहां पे आता है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह आता है। कहां पे आता है? वेरी इंपॉर्टेंट करना, कहां पे आता है? ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह आता है, ये बंदरगाह आता है, इंपॉर्टेंट है। यहां से बताओ क्या 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखता है। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? संगम साहित्य की रचना के बारे में पूछा है भाई, संगम साहित्य इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? जल्दी से बताओ, इंपॉर्टेंट है, संगम साहित्य इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। ये आंसर संस्कृत में। मैंने कल भी कहा था आपको कि ये इंपॉर्टेंट कर लेना, एक शिफ्ट के अंदर फिक्स क्वेश्चन पूछेंगे आपसे संगम साहित्य के बारे में। किसके बारे में? संगम साहित्य के बारे में फिक्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला देखो, मैंने आपको कल कहा था कि 3 संगम हुए थे। कितने संगम हुए? तो आप बोले सर 3 संगम। अच्छा इस संगम का अर्थ क्या है? संगम के बारे में अपन बात करें तो एक बैठक होती है, एक समिति होती है जिसमें साहित्यों का संकलन किया था। क्या किया था? तो आप बोलोगे सर साहित्यों का संकलन किया। सबसे पहले तो याद रखो कितने संगम हुए? तो आप बोलोगे सर 3 हुए। 3 में बताओ क्या किया? तो आप बोलोगे सर साहित्यों का संकलन किया था, ठीक है। चलिए साहित्यों का संकलन हो रहा है, और कौन सी भाषा के साहित्यों का संकलन किया? तो आप बोलोगे सर तमिल भाषा के। कौन सी भाषा के? तो तमिल भाषा के साहित्यों का संकलन संगम कहलाता है। 3 संगम हुए थे, जिसमें से पहला संगम के बारे में अपन बात करें तो कहां पे होता है? तो आप बोलोगे सर मदुरै के अंदर होता है। अगस्ता ऋषि ने किया था। किसने किया था? तो आप बोलोगे सर मदुरै के अंदर होता है। कहां पर होता है? मदुरै के अंदर होता है। और अगस्ता ऋषि ने पहले संगम का यहां पर, अगस्ता ऋषि ने, किसने? तो अगस्ता ऋषि, ठीक है। अगस्ता ऋषि ने क्या किया था? तो बोलिए सर ये साहित्य के अंदर यहां पर संकलन किया था। पहला संगम आपसे पूछ लिया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मदुरै के अंदर होता है। और अगस्ता ऋषि ने क्या किया था? तो आप बोलिए सर संकलन किया था। पहले 3 संगम होते हैं, 3 संगम, वो भी तमिल भाषा के साहित्यों को क्या किया जाता है? तो तमिल भाषा के साहित्यों का संकलन किया गया था। ओके, आज के बाद में कभी भी गलत मत करना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक से
से संबंधित है? पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था पुलकेशियन द्वितीय है, उसने किसको हराया था? तो आप बोलिए सर इसने पुलकेशियन द्वितीय ने, हमें जानकारी मिलती है इस पुलकेशियन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति है? तो आप बोलिए सर एहोल प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के अंदर हमें यह जानकारी मिलती है कि यह एहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ये याद रख लेना, किसको हराया? तो आप बोलिए सर हर्षवर्धन को हराया था। एहोल प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनमें से क्या था? ये चोल था, चालुक्य था, कुषाण था या मगध वंश था? कौन सा वंश था? इसके बारे में आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर। बाकी जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना। अगस्ता ऋषि, बिल्कुल ठीक है, अगस्ता ऋषि याद रख लेना। संगम इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये पता नहीं क्या ही संगम है। संगम तमिल साहित्य, बस इतना सा याद रखोगे तो भी आपको गलती नहीं होगी, है ना। तमिल साहित्य एक पूछा जाएगा, कितने हुए? 3 हुए। अगस्ता ऋषि ने पहला, अगस्ता ऋषि ने, किसने? तो बोले सर अगस्ता ऋषि ने, और मदुरे नाम याद रख लेना। बस ये 4 शब्द याद रखना, तमिल, अगस्ता ऋषि, मदुरे और 3 संगम होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय कौन से वंश से संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशियन द्वितीय ने एहोल प्रशस्ति के अंदर हमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। अब ये तो आप बता ही दोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था। रत्नावली पुस्तक कौन सी? तो आप बोलोगे सर रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका। कौन सी हो जाएगी? रत्नावली के बारे में अपन बात करें, इसी के साथ में नागानंदन, कौन सी? नागानंदन है। ठीक है, इसी के साथ में प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। बताओ किसकी पुस्तक है ये? तो आप बोलोगे सर ये पुस्तकों के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जिसमें राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी है। किसकी कहानी है? तो राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी है। और ये किसने लिखी थी? वही तो आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, अब मैंने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था संगम, वो मैं उसी टाइम बताता, लेकिन मुझे पता था ये वापस क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन तमिल महाकाव्य, वही संगम से क्वेश्चन है। किससे पूछा हुआ है? संगम। कितने हुए? 3 हुए। उसमें से एक संगम के अंदर एक रचना की गई थी, महाकाव्य मणिमेकलई। ये मणिमेकलई की रचना किसने की? वही क्वेश्चन पूछा आपसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है। मणिमेकलई, पहली बात तो पूछेगा मणिमेकलई है वो किस में लिखी हुई है? तो आप बोलोगे सर तमिल साहित्य है। कैसा साहित्य है? तमिल साहित्य है। ठीक है ना। एग्जामिनर क्या पूछेगा? मणिमेकलई कौन सा है? तो आप बोलोगे सर तमिल साहित्य है। ठीक है, ये कहां से? तो आप बोलोगे सर संगम से ही संबंधित है। किससे? संगमों से संबंधित है। ओके, ठीक है, तो बताओ किसने इस यहां पर तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना की थी इनमें से? ये आपको बताना है, बताइए इसका आंसर। ओके, सतनार, बिल्कुल सुनीता का आंसर, जेनिस का आंसर था। ठीक है, चलिए ओके, तो सतनार याद रख लेना। किसका याद रखना है? सतनार, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सतनार है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक सौपन वासवदत्ता किसने लिखी थी? सौपन वासवदत्ता के बारे में आपको बताना है। सौपन वासवदत्ता किसने लिखी है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो हम भी मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना। सौपन वासवदत्ता पूछा है, सौपन वासवदत्ता किसने लिखा था ये आपको बताना है। इनमें से किसने सौपन वासवदत्ता की रचना की थी, जल्दी से बताइए। डी आंसर दे रहे हैं, ओके, डी आंसर, ए आंसर भी आ रहा है। जयदेव, जयदेव तो नहीं होगा। अच्छा, जयदेव की कौन सी रचना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। जयदेव की कौन सी रचना है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलिए तब तक अपन बात करें तो आप सर कालिदास की कौन कौन से हैं, तो कालिदास की तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऋतु सहार के बारे में। कौन सा सहार है? ऋतु सहार है। मेघदूत के बारे में अपन बात करें, मेघदूत है, ठीक है। और अपन बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में अपन बात करें तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, शाकुंतलम, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। शूद्रक की कौन सी रचना, तो आप सर शूद्रक की रचना है वो मृच्छकटिकम हो जाएगी, मृच्छकटिकम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ओके, और भास की रचना कौन सी है, तो आप सर भास की रचना है वो है सौपन, सौपन वासवदत्ता, सौपन वासवदत्ता,
दत्ता हो जाएगी। ठीक है, सौपन वासुदत्ता रचना किसकी है? तो आप बोलोगे सर सौपन वासुदत्ता रचना है वो कवि भास की रचना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कोई इंपॉर्टेंट है क्या? कवि भाग ये तो हमने कभी सुना नहीं होगा आपने, सौपन वासुदत्ता। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो एग्जामिनर के बारे में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनर को क्या क्या लगेगा। यहां से लगेगा कि भारत का पहला ये नाटक है। भारत का पहला नाटक आपसे पूछा जाए ना, भारत का पहला नाटक कौन सा है, इंपॉर्टेंट करना, ये पहला नाटक है ये भारत का, वो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सौपन वासवदत्ता ही है। कौन सा है? सौपन वासवदत्ता। इसमें किसकी जानकारी मिलती है आपसे, ये एग्जामिनर पूछ ले तो आप बोलोगे सर इसमें अवंती का एक शासक था। अवंती का कहां का? तो आप बोलोगे सर अवंती नरेश, अवंती नरेश प्रबोध। क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर प्रबोध। अवंती नरेश क्या था? तो आप बोलोगे सर प्रबोध। इस प्रबोध की पुत्री का नाम था वासवदत्ता। ठीक है ना, अवंती का नरेश कौन था? तो आप बोलोगे सर प्रबोध था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट करना, बताओ प्रबोध। इसकी पुत्री का नाम? तो आप बोलोगे सर इसकी पुत्री का नाम था वो था वासवदत्ता, वासवदत्ता। इसके बारे में अपन बात करें वासवदत्ता के बारे में, तथा एक शासक था वो वत्स का शासक था जिसके बारे में अपन बात करें, शासक का नाम था उदयन। ठीक है, वत्स का शासक। तो आप बोलोगे सर प्रबोध की पुत्री वासवदत्ता और वत्स का शासक कहां का? तो आप बोलोगे सर वत्स का शासक था जिसका, इस शासक का नाम था उदयन, नाम था, क्या नाम था? उदयन। ठीक है, इन दोनों की प्रेम कहानी है। इन दोनों की कौन सी कहानी? तो आप बोलोगे सर पहले के देखो कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ होते थे, प्रेम कहानियों को भी वहां पर ग्रंथों के अंदर लिखते थे। ठीक है ना, चलिए, तो पहले की जो पढ़ाई हुआ करती थी, ग्रंथ लिखे जाते थे, तो ये शासकों के ऊपर उनकी प्रेम कहानियों पर लिखे जाते थे। सौपन वासुदत्ता इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहां से कि सौपन वासुदत्ता भारत का पहला नाटक है, प्रबोध की पुत्री वासुदत्ता की और यहां पर वत्स का शासक उदयन की प्रेम कहानी के बारे में यहां पर उल्लेख मिलता है। ओके, चलिए, बिल्कुल ठीक है। जयदेव की रचना के बारे में अपन बात करें, गीत गोविंद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद है। ठीक है ना, तो जयदेव की रचना कौन सी है? तो आपके सर गीत गोविंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक कौन है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, उसमें थ्योरी में बताया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल ठीक है। हर हर महादेव, ओके, हर हर महादेव, आपको बताइए इसका आंसर। हर्षचरित का लेखक इंपॉर्टेंट करना, देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब याद आएगा, जब आप, मैं इतना कह रहा हूं कि भाई अभी आपको ऐसा लगता है ना सर, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम तो नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे। ठीक है, जिस दिन एग्जाम हो जाए फरवरी के अंदर, ठीक है, और सारे पेपर हो जाए, सारे पेपर हो जाए और फिर इन क्लासों को देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर लगभग क्वेश्चन आपके जो यहाँ से पढ़ाए थे वो यहाँ से बाहर नहीं गए थे, लगभग क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो तो कभी कोई भी टीचर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये रहा कि लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन उठाता है जो पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। हर्षचरित बताइए किसकी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आंसर सभी का सही है, बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट के बारे में अपन ने बात की। कादंबरी भी किसकी रचना है? कादंबरी के बारे में अपन बात करें, कादंबरी रचना ये भी बाण भट्ट की है। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? पहले तो बात है राज तरंगिणी रचना किसकी है। राज तरंगिणी के बारे में अपन बात करें तो रचना किसकी है? तो आप बोलोगे सर ये कल्हण की रचना है। किसकी रचना है? तो आप बोलोगे सर ये कल्हण की रचना है, कल्हण की रचना है। ठीक है, अगला अपन बात करें तो कौन से राज्य के राजाओं का वर्णन वर्णन किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि अपने पास 1 घंटा रहता है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। ठीक है, अगली क्लास भी होती है, तो आप थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर नहीं होगा, ये तो पता होना चाहिए ना। कल्हण की राज तरंगिणी जम्मू कश्मीर किसका? तो आप सर जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के शासकों की, किसकी? कश्मीर के शासकों की यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक के बारे में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। मध्ययुगीन आपके गणित पर विषय पर लिखा हुआ है, मध्ययुग काल के अंदर भारतीय पुस्तक कौन सी इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर इसमें से हमें सबको पता है लीलावती पुस्तक है। कौन सी पुस्तक हो जाएगी? बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है लीलावती पुस्तक। थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि अब देखो थोड़ी सी व्याख्या के अंदर आपको थोड़ा कम बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। तो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, और किसने बनाया? तो आप बोलोगे सर धंगदेव द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? कंदरिया महादेव मंदिर धंगदेव ने बनाया था। इनमें से कौन से वंश से संबंधित है ये धंगदेव? ये आपसे पूछा है, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर।
बताइए जल्दी से बताओ, थोड़ा सा जल्दी स्पीड से आंसर दीजिए अपने। धंगदेव इनमें से किस वन से संबंधित है, यही तो पूछा आपसे। बी आंसर, ओके बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चंदेल वंश से संबंधित है, किससे संबंधित है ये? धंगदेव के बारे में इंपॉर्टेंट करना है, एक तो एग्जाम में, एक तो धंगदेव के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो धंगदेव, इसने एक तो मंदिर कौन सा बनाया? तो आप सर कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर बनाया था, महादेव मंदिर बनाया था। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। दंगदेव का एक और मंदिर है जो खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है, इंपोर्टेंट करना। दंगदेव ने खजुराहो के अंदर, कहां पर? तो आप बोलोगे सर खजुराहो के अंदर एक सबसे अलंकृत मंदिर, सबसे शानदार मंदिर है। अलंकृत मंदिर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए ना कि कौन सा है मंदिर, सबसे अलंकृत मंदिर खजुराहो का कौन सा मंदिर है? तो आप बोलोगे सर विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा। कौन सा मंदिर है बताइए? तो आप बोलोगे सर विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, ये किसने बनाया? तो ये भी अपन बात कर सकते हैं कि किसने बनाया था? धंगदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? धंगदेव ने बनाया था। ठीक है ना, चंदेल वंश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफा है जिसमें से पूछा है कि भाई कारले कौन से राज्य के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर है, ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है चलिए, तुक्का सही हो गया, हाँ तुक्का सही हो गया। ठीक है चलिए, बताइए जल्दी से, कारले के बारे में आपसे पूछा है, कारले के बारे में। ठीक है ना, सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो आप सभी के सभी। कारले कहां पर है? अजंता एलोरा कहां पर है? सबको पता है ना, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। तो कारले भी कहां पर है? तो आप सर कारले भी है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज राजा चोल द्वारा करवाया गया था? कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण राज राजा चोल ने करवाया था? राज राजा चोल ने करवाया था, बताइए। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो काफी बार मैंने आपको कहा दिया था। चोल शासन काल में बताओ कौन सा बनता है? तो आप बोलोगे सर चोल शासन काल के अंदर एक मंदिर बनता है जो सबसे शानदार मंदिर होता है, वृद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किया था? नाट्य शास्त्र का संकलन किया था, बताओ। बी आंसर, ओके बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए दीजिए, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। सुनीता का आंसर, सिया का, विद्या भारती का आंसर। ठीक है चलिए, 26 में बी आंसर, 26 में बी आंसर दे रहे हैं मनु ने। नहीं, मनु तो नहीं हो गए। नाट्य शास्त्र का संकलन, बी आंसर, सभी का बी। अच्छा, एक का आंसर आने लग गया तो सबका आंसर आएगा ही आएगा अब तो। भरत मुनि है, कौन है? भरत मुनि, बिल्कुल। सुनीता का आंसर सबसे पहले था, बिल्कुल आंसर सही है सुनीता का यहाँ पर। ओके, और किसने आंसर दिया था? डी, डी सिर्फ और सिर्फ सुनीता ने ही दिया था, बाकी किसी ने भी नहीं दिया था। ठीक है ना, चलिए आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, सभी का तो नहीं था, सुनीता का सही था। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की थी? अब ये तो आप सभी को बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मृच्छकटिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोग सर मिट्टी की गाड़ी होता है। कौन सी गाड़ी होता है? मिट्टी की गाड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, मिट्टी की गाड़ी। बताओ किसका? तो आप लोग सर मृच्छकटिका का शाब्दिक अर्थ होता है। और किसकी रचना है? तो ये आप सभी को पता भी होगा, किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। कल्हण की राजतरंगिणी है, सबको पता है। बाणभट्ट के बारे में अभी हमने चर्चा कर ही ली थी। हर्षचरित रचना है, कौन सी? हर्षचरित। ओके, अगला, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित करके कहां पे कर दी थी? अब हर्षवर्धन पढ़ लिया ना पूरा, हर्षवर्धन के बारे में पूरा पढ़ा के मैंने आपको बता दिया, तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी दीजिए, है ना, 35 क्वेश्चन रहते हैं अपने, थोड़े से स्पीड से आंसर दे दो। राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, तो आप बोलोगे सर एक तो ये पहले शासक था वो थानेश्वर का था। कहां का था? थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर से इसने राजधानी बनाई, वो बनाई कन्नौज को। किसको बनाया? तो आप बोलोगे सर कन्नौज को इसने क्या बना लिया? राजधानी बनाया था। तो पहले कौन सी थी? थानेश्वर, बाद में कहां पर कर दी? तो कन्नौज पर। कहां पर? कन्नौज पर। उत्तर भारत पर इसने विजय प्राप्त की थी। कौन से भारत पर? तो आप बोलोगे सर उत्तर भारत पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो बताइए भाई, संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, इनमें से किसके सिक्के हैं वो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाएंगे? बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर। और जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, हमें भी मेहनत लगती है इस चीज का। ठीक है, तो चलिए सभी के सभी बताइए इसका आंसर, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं?
जल्दी से बताइए इसका आंसर। बी आंसर, ओके, बी आंसर दे रहे थे, ठीक है चलिए। डोरवाल साहब का, ठीक है, डोरवाल साहब ही है ना, ठीक है चलिए, ओके। सिया का आंसर, सुनीता का आंसर गुप्त, बिल्कुल ठीक है चलिए। गुप्तों का अपन बात करें तो आप सर गुप्तों में भी किसके, समुद्र गुप्त के सिक्के किसके मिले हैं? समुद्र गुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, कैसे बजाते हुए? वीणा का, वीणा वादक सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? वीणा वादक सिक्के मिले हैं। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, गुप्तों के सिक्के हैं वो आपके यहाँ पर गुप्त काल के अंदर कुमार गुप्त का जो सिक्का है, मयूर का अंकन मिला है। किसका अंकन मिला था? मयूर का अंकन मिला था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? महाबलीपुरम के रथ है, उनके बारे में अपन बात करें तो ये किसके शासनकाल में बने हैं, ये आपसे पूछे। महाबलीपुरम के जो रथ है वो बताओ किसके शासनकाल में बने हैं? गुप्त, ठीक है चलिए, गुप्त आंसर बिल्कुल सही है। चंदन का आंसर बिल्कुल सही है, चलिए ओके। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने के शासनकाल में हुआ है, इसके बारे में बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसी के साथ में एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है, कांची का कैलाश मंदिर कौन सा मंदिर है? कांची का कैलाश मंदिर है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? एक तो ये याद रखो, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया था कांची का कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? कांची का कैलाश मंदिर, ठीक है। तो कांची का कैलाश मंदिर ये कौन से शासकों ने बनाया? तो आप लोग सर पल्लवों ने बनाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, ये किसने बनाए? तो आप लोग सर पल्लवों ने बनाए। किसने बनाए थे? पल्लवों ने बनाए थे। डी आंसर जिन्होंने दिया था विद्या भारती का आंसर बिल्कुल ठीक है, ओके। और बाकी डी आंसर और तो किसी ने भी नहीं दिया था, है ना, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, गलत होता है तो एक दो क्वेश्चन तो गलत होने भी चाहिए, है ना, जो लंबे समय तक याद रहे आपको। किस राज्य में फोगोड़ा बौद्ध मठ है? फोगोड़ा बौद्ध मठ कहां पर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। जल्दी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है तो सभी का आंसर आना चाहिए। किस राज्य में फोगोड़ा बौद्ध मठ है? ओके सर, बताइए जल्दी से, बताओ किस राज्य में फोगोड़ा बौद्ध मठ है, ये बताना आपको, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सी आंसर, ओके, सी आंसर जेनिस का, ठीक है। गलत होता है, देखो अपना एक परिवार है, मैं तो इतना मानता हूं अपना एक परिवार है, गलत होने पर कोई अपन को ऐसा जरूरी नहीं है कि गलत हो गया तो हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोगड़ा बौद्ध बौद्ध मठ है वो आपके कहां पर है? ओके ठीक है, सी सी आंसर आ रहा है, बी बी आंसर आ गया, ओके ठीक है चलिए। तो अपन बात करें फोगड़ा बौद्ध मठ है वो कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। कहां पर है ये? सिक्किम के अंदर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक, पहला महत्वपूर्ण शासक कौन है? चोल वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन है, वो आपसे पूछा है ना, ठीक है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन है? राजराजा चोल तो होगा नहीं, इसके बारे में अपन बात करें, ये तो बाद में बनता है शासक, ठीक है। राजराजा चोल कौन थे? आप लोग सर राजराजा चोल, ठीक है, बताइए इसका। विजयालय, बिल्कुल ठीक है चलिए। चोल राजवंश से जो पहली बार उभरा था वो बताइए। तो चोल राजवंश का अपन बात करें संस्थापक कह सकते हैं इसको विजयालय को, किसको? विजयालय को कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और रहे हैं वो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइम तो हो गया वैसे, कोई दिक्कत नहीं, अपन बात कर लेते हैं चोल राजवंश के बारे में। एक तो विजयालय याद रख लेना, ठीक है। एक पूछा जाता है वरदेश्वर मंदिर के बारे में, कहां पर है वरदेश्वर मंदिर? सबको पता है ना, तंजावुर के अंदर है, याद रख लेना, ठीक है। राजराजेश्वर ने बनाया था, किसने? राजराजेश्वर ने बनाया था, ओके। चलिए अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन पूछा हुआ भी था आपके, ये 2021 वाले या 2019 वाले पेपर में पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा था, जीडी के अंदर पूछा था पिछली बार, 2019 में पूछा था शायद, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने वाला चोल राजा कौन था? बताइए इसका आंसर। चोल से संबंधित आपके काफी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना, इसीलिए मैंने चोल संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आया हूं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के। और बाकी मैंने कर का तो आपको पहले भी कह दिया, सबसे अजीब अजीब कर लगे ना ऐसे, यहाँ पर मडमई ऐसे नाम मिले ना आपको, मडमई कर, कौन सा कर है? तो आप बोलोगे सर मडमई कर, ऐसे कर दिखे ना आपको तो आप बोलोगे सर पक्का पक्का ये कौन लगा रहे हैं? चोल वाले लगा रहे हैं, चोल वंश वाले हैं, उन पे टप्पा लगा देना। यदि कंफर्म नहीं पता तो चोल पे लगाना है ना, कंफर्म पता है तो यहाँ पर वही लगाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से जो नाम दिखे कर पर ध्यान रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ओके। तो बताइए गंगा के उत्तर दक्षिण में लाने वाला चोल राजा कौन था?
बी आंसर, जबकि जेनिस ने दिया था डी आंसर। ओके, ठीक है, चलिए ए आंसर भी दे रहे हैं। राजा राजा चोल नहीं, राजेंद्र चोल थे। कौन थे? राजेंद्र चोल है। इन्होंने बताओ कहां पर, तो आप बोले सर गंगा को कहां पे लाए? उत्तर, यहां पर उत्तर से दक्षिण में लेकर आए थे। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मानखेट में अपनी राजधानी बनाई थी। मानखेट में अपनी राजधानी बनाई, तो बताओ मानखेट में राजधानी बनाई थी, ये कौन से वन से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मानखेड़ को ही कहा जाता है, मलखेड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? तो आप बोलिए सर इसको जाना जाता है मलखेड़ा के नाम से। ठीक है, तो मलखेड़ा को राजधानी बनाया, किसने बनाया था? एक तो ये याद रख लेना। दंती दुर्ग है वो किसका संस्थापक भी है? ये क्या है? तो आप बोलिए सर संस्थापक भी है। कौन से वंश का संस्थापक है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर दीजिए, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। सी आंसर बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट। किसका? तो सर राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। कौन सा है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी है? तो सर राष्ट्रकूटों की राजधानी मलखेड़ा, जिसको मानेखेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन था, सभी का आंसर, जितने भी जुड़े हैं अब एक बार सभी के सभी आंसर दे दीजिए। 20 लोग जुड़े हो, 20 के 20 आंसर आने चाहिए। 20 लोगों के तो आप सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है ना, तो सभी के आंसर आने चाहिए। और क्लास कैसी लग रही है ये आप बताओ। टॉपिक वाइज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं आपको? देखो यहां तक इतना जितना पढ़ाया ना, इतना तो कम से कम आपको आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? हेनसांग, इबन बतूता, मेगस्थनीज और फाहियान के बारे में आपसे पूछा है। लास्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, लकी ने 3 आंसर और डोरवाल साहब का डी आंसर था फाइयान के बारे में। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन बात करें, देखो हैंसांग कहां से आता है? तो आप सर चीन से आता है। किसके शासनकाल में? तो आप सर ये आता है हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आता है? हर्षवर्धन के काल में आता है। ठीक है, इबन बतूता एमबीटी के काल में आता है। किसके काल में? तो आप सर ये तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में 1333 में आता है। कब आता है? 1333 के अंदर। एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था एमबीटी। ठीक है ना, इसके काल में आता है। मेगस्थनीज के बारे में तो आप सर ये यूनान का था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, कंफ्यूजन मत हो जाना, चंद्रगुप्त देखो, एक तो चंद्रगुप्त ही है, एक चंद्रगुप्त प्रथम है, एक चंद्रगुप्त अपन बात करें चंद्रगुप्त सेकंड है, और एक चंद्रगुप्त मौर्य है। ये तो मौर्य राजवंश से संबंधित है, और जब फर्स्ट और सेकंड लग जाए ये दोनों गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन मत हो जाना, जो नया बच्चा होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, मौर्य ये कहां पर आ गए। ठीक है ना, तो ये मौर्य से संबंधित है। कौन? सेल्यूकस निकेटर। फाहियान के बारे में अपन बात करें तो मलेशिया से नहीं आया, कहां से आता है? तो आपके सर चीन से आता है। कहां से आता है? ये चीन से आता है। किसके दरबार में आया? तो आपके सर इसके दरबार में, चंद्रगुप्त दरबार में नहीं आता, इसके शासनकाल में आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। और इसने बताओ किसी इस चंद्रगुप्त की किसकी, इसकी यहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी थी। फोको की नामक पुस्तक है इसकी, फोको की पुस्तक है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। इबन बतूता की रहला नामक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रहला नामक पुस्तक। दिल्ली, आपके दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम था, उसमें पूछा था रहला कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा के अंदर? अरबी भाषा के अंदर लिखी हुई है। मेगस्थनीज के बारे में अपन बात करें तो मेगस्थनीज की पुस्तक है वो आपके इंडिका नामक पुस्तक हो जाएगी। कौन सी पुस्तक है ये? इंडिका नामक पुस्तक हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन गुप्त काल से संबंधित। इतने क्वेश्चन यदि आपको याद है तो आपके किसी ना किसी शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। ठीक है ना, अब किस्मत आपकी है कि यहां से सीधे जो क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो आपके ही सीधे शिफ्ट के अंदर आ जाए, तो आप सही कर पाओ। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन जो पहली बार आप जुड़े हैं तो आप सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके जाना। वीडियो को लाइक करते हो तो क्या है कि अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंच जाता है। ठीक है ना, इससे क्या है कि लोगों के पास में पहुंच जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा रहता है। तो और लाइक किए हुए तो अच्छे भी लगते हैं, तो आप भी थोड़े से लाइक वगैरह कर दिया करो। हम भी पूरे 1 घंटे के लिए मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है ना, चलिए, सुनीता लास्ट तक हमारे साथ में जुड़े थे, चंदन हमारे साथ में जुड़े थे, ओके, लक्की हमारे साथ में जुड़े थे लास्ट तक, अनुपम यादव हमारे साथ में जुड़े थे, जेनिस हमारे साथ में जुड़े थे, और विद्या भारती भी हमारे साथ में जुड़े थे। ठीक है, लास्ट तक सभी जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। कोशिश किया करो, याद करने की कोशिश किया करो, याद भी हो जाएगा आपको। बार बार पढ़ोगे ना तो रिवाइज करोगे, मैं इसीलिए बार बार पढ़ाता रहता हूँ, बार बार रिवाइज करता रहता हूँ, 2 या 3 बार बोलता हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए ये शब्द। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, तो ये क्लास कैसी लगी है आप जरूर बताएं। कोई बाद में देखता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। आप भी जाकर आप कमेंट कर जरूर करके हमें बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।